हेलो बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके झारखंड बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक जारी किया है साइंस का, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उनको सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात इसमें क्या है जानते हैं, ये क्वेश्चंस जो है वो ऑफिशियल है, ना ही कहीं त्रुटि है ना ही कहीं गलती है। और चलिए हम लोग समझते हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करें। आपको एक बात और पता ही होगी, क्योंकि मॉडल सेट जो है वो एक ही जारी करेगा, तो 100% श्योर है कि आप एक मॉडल सेट और जितना क्वेश्चन बैंक में आपका दिया हुआ क्वेश्चन वो यदि आप कर लेते हैं तो आपका जो है वो 80% आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट से रहेगा। चलिए हम लोग अभी साइंस को लेके ख़त्म कर लेते हैं, फिर मैथ का हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 1 और 2 हमने कर दिया, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर क्या है, तीसरा चैप्टर क्या है, धातु और अधातु। धातु और अधातु, धातु और अधातु से पूछे गए प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अच्छी तरह से समझते हुए बढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, सिनेवार किसका अयस्क है, अयस्क है। सिनेवार किसका अयस्क है, तांबा का है, पारा का है, सल्फर का है, सिलिकॉन का है, किसका है आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम बताते हैं बी नंबर, इसका पारा जो होगा सिनेवार का अयस्क होता है, पारा जो होता है सिनेवार का अयस्क होता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन समझते हैं, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु से क्या, मिश्र धातु क्या कहते हैं। जब तांबा, यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, तांबा और जस्ता जब मिलती है तो कौन सी धातु बनती है। इसका कहने का अर्थ यही बोला है, कौन सी धातु बन रही है, बनती है। जब तांबा और जस्ता मिलता है ना भाई, तो वो पीतल धातु का निर्माण करती है। क्या करती है, पीतल धातु का निर्माण करती है। 2 का ए हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग खत्म करते हैं। तांबा और टीन मिश्र धातु क्या कहते हैं। जब ये दोनों मिलके एक नई धातु का निर्माण करते हैं उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु, तो ये दोनों मिलके क्या बनाता है, तांबा और टीन मिलके हमेशा जो बनाती है वो तांबा बनाती है। क्या होता है, तांबा होता है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग खत्म करते हैं। चौथा नंबर क्या, शीशा और टीन के मिश्र धातु, फिर वही क्वेश्चन। तो इतना आपको मैं बोलता हूँ, ये चारों पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे अनुसार ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाती है। ठीक है, तो चलिए शीशा और टीन मिश्र धातु क्या कहते हैं। तो शीशा और टीन मिलके क्या बनाती है, वो सोल्डर बनाती है। जो हम लोग ये अधिकतर ये तारों में यूज हुआ जाता है, वो शीशा और टीन मिलके सोल्डर धातु बनाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वो मिश्र धातु निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। इतना इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है यार। लिथियम, तांबा, लोहा, कैल्शियम। देखिए आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है। 2 धातु होती थी, एक लिथियम है और एक सोडियम है। देखिए सोडियम ना देके वो लिथियम दिया, क्या दिक्कत है, लिथियम हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, हमने रेड इसलिए लगाया है, आपको लग रहा होगा कि ये तो इसी वीडियो करने के लिए किया, नहीं। यदि आपको हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे ना, एक्सप्लेनेशन यदि नहीं देते हैं तो आप यहाँ आप क्वेश्चन आंसर रट लीजिएगा, लेकिन क्या होगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम आपको ये सारा आंसर को जो है पिन ड्रॉप कर दिए, यानी छुपा दिए। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है, कौन पाया जाता है, पारा पाया जाता है यार। इतना इजी क्वेश्चन पूछा है और ये ध्यान में रखने वाली क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन जो पूछा वो शायद फिर रिपीट किया है, इसलिए फिर वही क्वेश्चन है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। देखिए वहाँ धातु का बात हुआ, ध्यान रखिएगा, धातु है यहाँ अधातु है, यहाँ अधातु है। और अधातु जो होती है वो पारा हमारा धातु है, ये ध्यान रखिएगा। तो अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाती है तो ब्रोमीन होगा, इसका आंसर ए होगा, 7 का ए ब्रोमीन। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे कठोर तत्व कौन सी है, सबसे कठोर तत्व दुनिया में पाया जाता है क्या है, सबसे कठोर हीरा।
सबसे कठोर हीरा होती है। इस दुनिया में सबसे कठोर तत्व क्या है? तो हीरा है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, एक अधातु जिसे चमक होती है, अधातु है पर चमक होती है। आप गुण, भौतिक गुण में पढ़े होंगे कि धातु चमकीली होती है, अधातु चमकीली नहीं होती है। लेकिन एक अपवाद है, वो आयोडीन जो होता है वो एक चमकीली अधातु होती है, वो आयोडीन है। ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा अधातु है, यहाँ पढ़िएगा 9वां नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक करती है। देखिए अधातु है लेकिन विद्युत का वो सुचालक करती है, तो वो ग्रेफाइट हो जाएगा। 10 का ए, ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होती है। जो आपका पेंसिल में, आपको, आप लोगों को देखे होंगे कि पेंसिल में जो एक जिससे लिखते हैं वो जो ब्लैक कलर का होता है उसे ही ग्रेफाइट कहते हैं। वो ही उसमें यदि आप उसमें लाइन करंट दीजिएगा तो उसमें करंट पास हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोला विद्युत का सुचालक होती है। चलिए 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन कर लिए। अब 11वां नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, इनमें से, यहाँ पढ़िएगा, एक क्या, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। ठंडा जल के साथ, तो देखिए सोडियम जो है उसको केरोसिन तेल में रखा जाता है, ये ध्यान रखिए, बाहर में नहीं रखा जाता। जल के साथ तुरंत, जल में जब सोडियम जैसे ही डालिएगा वो एक अलग प्रकार का अभिक्रिया करेगी, वो धमाका कर देगी। इसलिए सोडियम जो है वो जल के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेगी फट से। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या, लोहा एवं जिंक पर परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं। लोहा में जो जंग लग जाता है उसको, उसी से बचाने के लिए हमें जिंक का परत चढ़ाना पड़ता है, चढ़ाया जाता है। तो इस चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं। इस चढ़ाने की विधि को संक्षारण कहते हैं, या संलेपन करते हैं, या विद्युत अपघटन कहते हैं, पानी चढ़ाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यसद लेपन। जो जब लोहा पे जिंक चढ़ाया जाता है इस विधि को क्या कहते हैं, यसद लेपन। ठीक है। चलिए 13वां नंबर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 12 का बी होगा, कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। हीलियम, लोहा, गैलियम या आर्गन। कौन सी धातु, अरे यार गैलियम होगा या इतना क्या है। ठीक है। चलिए 12वां हो गया हमारा। और सर्वाधिक तन्य धातु कौन होती है। देखिए सबसे ज़्यादा तन्य धातु जो होती है वो सोना होती है। इसको हम बताते हैं सब कितना, 1 ग्राम सोना जो है 2 किलोमीटर तक तना जा सकता है। 1 ग्राम सोना जो है वो 2 किलोमीटर तक तना जा सकता है। इसलिए सबसे तन्य धातु कौन सी होती है, वो सोना होती है। आपको ये ना देखिए ये बोल देगा कि कौन सी धातु, एक ग्राम की जो धातु है वो 2 किलोमीटर तक तन्य हो सकती है, तो वो सोना होती है। ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है वो, 14 नंबर तो हम लोग पढ़ लिए। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े, सोडियम को रखा जाता है। सोडियम एक ऐसा धातु है जो वो पानी और हवा के साथ तुरंत रिएक्शन कर जाता है, और सोडियम इसलिए तेल में उसको रखा जाता है। वह 16 वह परमाणु जो परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है वो कहलाती है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये जो है थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। देखिए धन आवेश और ऋण आवेश, जिसके पास धन होगा वही तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, मतलब वही तो दान कर सकता है। जिसके पास ऋण होगा, अपने से उसके पास कर्जा है, तो वो क्या दान कर सकता है, नहीं कर सकता। तो यही थोड़ा सा, यानी विद्युत ऋणात्मक या विद्युत धनात्मक या रेडियो सक्रियता उपधातु। रेडियो सक्रियता आप लोग इसमें नहीं पढ़े होंगे, 12th में पढ़ेंगे। 2 ही चीज़ पढ़े होंगे इसमें, विद्युत ऋणात्मक और विद्युत धनात्मक। जो धनी आदमी होता है वही त्याग कर सकता है किसी चीज़ का, जो कर्जदार है वो क्या त्याग कर सकता है। इसलिए वो हो जाएगा हमारा विद्युत धनात्मक। 16 का बी। और एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे क्या है 17 नंबर, खनिज से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप क्या कहते हैं। खनिज में जो हम लोग धरती से
अर्थ से जो सारा जो लोहा जो भी कोयला वगैरह निकलती है धरती अंदर से निकलती है, उन तो वो थोड़ी ना कि कोयले के रूप में निकलेगी, कोयला के साथ साथ उसमें मिट्टी भी लगा हुआ रहता है, ढेर कुछ लगा हुआ रहता है। उन सारी अशुद्धियों को यानी उन सभी खराब चीज़ों को क्या कहते हैं, तो उन सभी खराब चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। जितनी अशुद्धियाँ पाई जाती है, जो भी खनिजों के साथ अशुद्धियाँ रहती है, उस अशुद्धि का नाम जो रखा हुआ है वो क्या है, गैंग रखा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग ये इससे जितने सारे ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे हम लोग सारा एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट कर लिया है। और इस चैप्टर से बुक में 3, 4 या 5 ऑब्जेक्टिव है, उसको भी हम लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं और फिर अगला चैप्टर की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। चलिए बुक का भी क्वेश्चन हम लोगों ने निकाल लिया, शायद इसमें 4 क्वेश्चन ही पूछे हैं। चलिए चारों को हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते, क्या पता वो बुक का भी ऑब्जेक्टिव पूछ दे। ऑब्जेक्टिव का बात है वो कहीं से भी एक दे देगा भाई, 1 2 जो मिलेगा आपको धातु से फिक्स है कि मिल ही जाएगा। और जितनी सारी हमने क्वेश्चंस बैंक की कराई है ना, वो वीडियो आप एग्ज़ाम के टाइम भी एक बार देख लीजिएगा, तो क्या होगा आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। कहीं यदि मिल जाए तो मार दीजिएगा पट्टे से। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं। निम्न में से कौन युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है? पहला क्वेश्चन आपके बुक का अभ्यास में देखिएगा, तो कौन युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है? तो NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl का विलयन, या FeSO4 का विलयन, या AgNO3 का विलयन जो युगल विस्थापन अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करती है? तो हमेशा याद रखिएगा युगल विस्थापन अभिक्रिया जो AgNO3 प्रदर्शित करती है। ठीक है, 1 का D होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लोहे में फ्राइंग पैन यानी जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो देखो ग्रीज लगा के, यहाँ शायद ग्रीस लिखना चाह रहा होंगे, ग्रीज लिखा गया होगा टाइपिंग में। पेंट लगा करके जिंक का परत चढ़ाकर ऊपर के सभी, देखिए ग्रीस भी लगा करके आप जंग रोक सकते हैं, पेंट करके भी जंग को रोक सकते हैं, जिंक का परत चढ़ाकर भी वो जंग को रोका जा सकता है। इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी तीनों विधि को हम अपना करके जंग से रोक सकते हैं, लोहा को जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। कौन ऐसा तत्व है जो वायु के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करके अपनी जो उच्च गलनांक का यौगिक निर्माण कर लेता है, और साथ ही साथ उच्च गलनांक हो जाती है, उसके बाद वो जल में घुल जाता है। कौन ऐसा तत्व है, यानी कौन सी धातु है? तो वो कैल्शियम है। ठीक है, चलिए खाद्य पदार्थों के डिब्बा पर चौथा नंबर, खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है बताइए? जो आप लोग खाने की चीज़ें जो खाते हैं वो ना वो जिंक का ना देके टीन का क्यों देते हैं? वो जितनी आप शायद देखे होंगे कि गुड़ जो लाते हैं वो बोलते हैं टीन में, या तेल वगैरह जो होती है सारा टीन में होती है। ठीक है, वो टीन से बेटर है जिंक वाले डिब्बे में, लेकिन टीन का क्यों दिया जाता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है। अरे महंगा का क्या बात है, कोई अमीर आदमी है तो वो खरीद सकता था, जी अच्छा है, लेकिन क्या, चलिए पता करते हैं। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रिया है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रिया है। तो देखिए हमारे खाना उसमें, देखिए जो भी डब्बा उसमें हमारे लिए भोजन है, तेल है, तो वो खाना उससे बनाएंगे, तो जो चीज़ उसमें रखेंगे उससे अधिक अभिक्रिया ज़्यादा कर लेती है, तो हमारे खाना को वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा जा सकता है। इसीलिए
टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है। और अभिक्रियाशील जो रिएक्शन अधिक ज़्यादा कर ले वो हमारा, यदि हम उसमें खाना वगैरह सामान जो भी लाते हैं अभिक्रियाशील है तो वो जल्दी, बहुत जल्द क्या करेगा, वो हमारी खाना को ख़राब कर देगा अभिक्रिया करके, दूसरे चीज़ में कन्वर्ट कर देता। अभिक्रिया मतलब क्या होता है कि जैसे हवा और ऑक्सीजन मिलाते हैं तो पानी बना देता है, उसी तरह यदि जिंक और खाना का चीज़ जब मिलेगा ना तो वो और रिएक्शन करके तीसरा चीज़ बना देगा, जिसके लिए हमारे जो भी चीज़ें वो बर्बाद हो जाएगी, वो हमारे खाने के उपयुक्त नहीं होगा। इसीलिए वो जो टीन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वो अभिक्रियाशील नहीं होती है ज़्यादा, जिसके कारण हमारा खाना जो होती है, जो भोजन होती है वो खराब ना हो, इसलिए टीन की डिब्बों में हमें दिया जाता है, यानी पैक किया जाता है। इसीलिए इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाएं भाई। और यहाँ तक यदि आप वीडियो को देख रहे हैं या समझ रहे हैं तो आप ये सेशन या लेक्चर 2 था, ये सारा जितनी आपकी साइंस से और मैथ का जितना भी सॉल्व करने, जितनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ आपकी स्क्रीन में, और ऑब्जेक्टिव को भी कंप्लीट करेंगे। और यदि आप लोग इच्छुक हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा, तो आपके लिए जितने भी मैथ का लॉन्ग क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चन बैंक आपके जो झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया है वो सारा हम बोर्ड पे बताएंगे। यदि आप इच्छुक हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप यहाँ तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। आपका बोर्ड एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ गई है, लगे रहिए। धन्यवाद।